हेमंत जी, आप कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी का सुबह सुबह 5 बजे जब ज़्यादातर लोग सो रहे होंगे, जब शायद किसी को ऐसा ख़्याल भी नहीं आ रहा होगा उनका वहाँ पहुँच जाना, और जिस तरह से वो मिलते हैं, जिस अपनाइयत से वो मिलते हैं, लोगों को उनकी तरह बन के मिलते हैं, कभी श्रमिकों के बीच, कभी पीड़ितों के बीच, कभी कहीं, मतलब लगभग देश के हर वर्ग, हर तबके से वो जाकर उसी तरह से मिलते हैं। ऐसे वक़्त में जब योगी आदित्यनाथ कई घंटों के बाद वहां पर जाते हैं अस्पताल में, और वो अस्पताल की तस्वीर भी वायरल है, जहां पर जिस मरीज से वो मिल रहे हैं उसके पीछे जो है वो फलों की बास्केट रखी हुई है। जहां पानी नसीब ना हो वहां फलों की बास्केट जो रखी हुई वो तस्वीर भी वायरल है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से मिल रहे हैं। वही चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार, खुद के दल के जो उनके लोग हैं बीजेपी के, वो जिस तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं, चाहे डिमांड की बात हो, चाहे हार की समीक्षा के वक्त जो है वो ये बता रहे हो कि भाई आपकी गलती रही जिसकी वजह से आप यहाँ पर सिमट गए हैं, आपके चेहरे का जादू चला नहीं है इस बार। और किरोड़ी लाल मीणा का जिस तरह का इस्तीफा, इन तमाम घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, और आगे आने वाले वक्त कैसा आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए? क्या आपको लग रहा है इवेंट में बिजी नरेंद्र मोदी का हनीमून पीरियड और अच्छे दिन तो अब खत्म हो गए हैं, अब जवाबदेही का टाइम है, हिसाब किताब का टाइम है, घटक दलों से लेकर सबके लिए? ये हुआ है देश के सब इसमें आजादी के बाद कि किसी सरकार का, किसी भी सरकार का चुनाव के बाद 1 महीने के अंदर, जैसा आपने कहा, हनीमून पीरियड खत्म हो गया। और उसका सबसे मूल कारण क्या है कि कंटिन्यूटी की सरकार है। 10 साल से ऑलरेडी सत्ता में है, सिस्टम्स इन प्लेस हैं, टीम्स इन प्लेस हैं, और आपके पास कोई बहाना नहीं है कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। आपको हर चीज के लिए जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आपने जिक्र किया हाथरस का। हाथरस में जो कुछ हुआ, एक तो हुआ क्या वो महत्वपूर्ण है कि वो घटना हुई क्यों, कैसे हुई, उसके लिए आपराधिक लापरवाही किसकी रही, प्रशासन की रही, पूरे तंत्र की रही। घटना के बाद जिस तरीके से जो घायल थे, जो बहुत सीरियसली वो थे, सब हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं था, दर्जनों लोगों ने तो इसी कारण से जान दे दी, उनकी जान चलेगी। तो ये सारी चीजें। दूसरी तरफ आप कहते हो डबल इंजन की सरकार। फिर आपने कहा कि साहब वो योगी जी गए वहां पर, वो फूलों की टोकरी, फलों की टोकरी दिख रही थी। हॉस्पिटल फलों की टोकरी के लिए नहीं होता, माफ कीजिएगा बुशरा जी। हॉस्पिटल उपचार के लिए होता है। वहां पे डॉक्टर चाहिए, वहां पर आपको उपकरण चाहिए, वहां साजो सामान दवाइयां चाहिए। अगर वो चीजें होती तो कई दर्जन जो जानें थी वो बच सकती थी। लेकिन ये सरकार की मिसप्लेस प्रायोरिटीज दिखाता है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस सारे में, हाथरस की घटना की गंभीरता को मोदी जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आपको याद होगा इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद जब सत्ता से बाहर हो गई थी, चुनाव के बाद, और वो सारा था, तो बिहार के एक बेलची गांव में गई थी हाथी पे सवार होकर, बड़ी जबरदस्त बारिश के अंदर। अब जब राहुल गांधी आज सुबह 5:45 बजे दिल्ली से निकले, वहां हाथी वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ी, बारिश बारिश की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये देखिए कि 123 मौतें हुई हैं, और सारे के सारे मृतक और सारे के सारे घायल वो एक पर्टिकुलर समुदाय से आते हैं, वो दलित समुदाय है। दलित समुदाय के प्रति इस 2-2 लाख रुपए उनको मुआवजा देने की घोषणा की गई। 2 लाख रुपए कोई मुआवजा होता है क्या आज के दौर में? 2 लाख रुपए क्या चीज है? दूसरी बात, जिस तरीके का उस सारे घटनाक्रम को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, मुझे ये बताइए कि जिस बाबा जो खुद भी दलित समुदाय से आता है, उसकी एक तो एंटीसीडेंट्स देखिए, वो खुद एक पुलिस का कर्मचारी था, आईबी का जो भी कर्मचारी था वो, उसके सारे एंटीसीडेंट्स देखिए, और किस तरीके से सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर वहां हजारों हजार लोग इकट्ठे किए गए। अनुमति किसने दी? वहां पर सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी? बाबा का आप हैरान हो जाएंगे कि बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है एज एक्यूज। कल्पना कर सकते हैं आप? जो आदमी सत्संग कर रहा है सो कॉल्ड, उसी का अगर नाम नहीं है, उसके वो जो सेवक सेवादार है वो क्या कर लेंगे? मेन कल्प्रिट कौन है? एक क्लोज डोर के अंदर किसने बुलाया लोगों को? तो वो सारी चीजें बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के, देखिए ये जिस तरह भी है ना, ये जो घटना हुई हाथरस में, इस बाबा को भी बीजेपी का ऑफशूट कह सकते हैं आप। उसका कार्यक्रम देखिए क्या है। हर एक गांव के अंदर 7 से 8 उसके व्यक्ति रहते हैं, जो, अच्छा गजब देखिए, सारे दलित समुदाय तो ही, सारे मजदूर हैं, कारीगर हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, बहुत ही गरीब निम्नतम उससे आते हैं। वो सारे के सारे लोग वहां पर थे। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको हाथ करके, गांव से इकट्ठा करके, और इतनी बड़ी तादाद में उनको इकट्ठा किया गया। क्या सरकार सो रही थी क्या? राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसको आप कहते हैं। इन मौतों की जिम्मेदारी बुशरा जी किसकी है? दूसरी बात कही है, आपने कहा राहुल गांधी। राहुल गांधी को आप क्या कहते हैं? बाल बुद्धि। प्रधानमंत्री ने कहा ना सदन में, सारी मर्यादाओं को तोड़ करके कहा। उनको आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते हैं।
कभी उन्हें कहते हैं वो इटली चले जाएंगे, तमाम तरह की जायज उनके ऊपर लेते हैं। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन सुबह 5:40 पर उठकर हाथरस के लोगों की आंसू पोंछता है जाके, पीड़ितों की। कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री इंडिया टीम के साथ इवेंट बाजी कर रहे थे, जो वर्ल्ड कप 2020 जीत के आई, और राहुल गांधी दिल्ली में मजदूरों से मिल रहे थे। ये जो एक शार्प कंट्रास्ट आने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है बुशरा जी। जो फुल टाइम पॉलिटिशियन है वो सारा दिन इवेंट कर रहा है, फोटो ऑप्स कर रहा है, और जिसको आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते हैं वो मजदूरों से मिल रहा है, उनसे कनेक्ट कर रहा है, उनकी चीजों को समझ रहा है, और एक आम आदमी जो गरीब आदमी है उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वो उसके हाथरस के लोगों की इतनी सहृदयता के साथ आंसू पोंछते हुए देखा होगा आपने, इतना बड़ा नेता। और उसमें शर्मनाक बात आपने ऑब्जर्व नहीं की, जितने मीडिया के चैनल से, जितने अखबार हैं, आप कोई वेबसाइट खोल के देखिए, किसी ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं लिखा। खोल के देखिए, आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। कांग्रेस जी। सांसद राहुल गांधी पहुंचे हाथरस, प्रधानमंत्री उनको विपक्ष का नेता मानने को तैयार नहीं है, भाजपा विपक्ष का नेता मानने को तैयार नहीं है, और जो आपका जो सो कॉल्ड मीडिया है वो भी उनको सांसद कह रहा है। आज भी कोई भी साइट खोल के देखिए, ये एक डिमीन करने की बात होती है कि आप जब सच्चाई को हजम नहीं कर पाते। दूसरा, आपने कहा होगा क्या, जो आपने कहा चंद्रबाबू नायडू, जो आपने कहा नीतीश कुमार, बाकी सारे अलायंस, जैसा डॉक्टर अचल साहब ने कहा कि ये सारी चीजें तो इस सारे सिस्टम का एक हिस्सा है। वो कोई भी सरकार होती है अलायंस, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटीज क्या है। क्या प्रधानमंत्री अपनी प्रायोरिटीज बदलने को तैयार है? जवाब है ना। क्या प्रधानमंत्री अपनी कार्यशैली बदलने को तैयार है? जवाब है ना। इस बार प्रधानमंत्री ये मान के चले कि उनको सारा नैरेटिव बदलना पड़ेगा। बुशरा जी 2014 में आए, कांग्रेस का निराशाजनक जो भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, तमाम चीजें थी, तब अच्छे दिन के सपने दिखा करके 5 साल निकाल दिए। 2019 में राष्ट्रवाद पे आ गए। इस बार आप क्या करेंगे? ना तो आपके पास वो नंबर्स हैं, ना आपके पास गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, ना आपके पास कोई अचीवमेंट्स है, ना आपके पास कोई फ्यूचर का रोड मैप है। आपके पास क्या है? आपके पास लफाजी है, आपके पास इवेंट्स है, आपके पास फोटो ऑप्स है, और आपके पास अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं है। नहीं है रिपोर्ट कार्ड। तो जब रिपोर्ट कार्ड नहीं है, जब राहुल गांधी ने 20 मुद्दे पूछे, प्रधानमंत्री ने एक का जवाब दिया क्या? वो राहुल गांधी के व्यक्तिगत सवाल नहीं थे, वो इस देश की जनता के सवाल थे। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल था, चाहे वो अडानी अंबानी का सवाल था, हिंदुत्व का सवाल था, जितने भी सवाल थे। तो मोदी जी इस चुनाव में उनका ये हश्र क्यों हुआ? जो राम मंदिर को लेकर की उम्मीदें थी वो सारी धराशायी होगी, क्योंकि वो ओवरबोर्ड जाके उन्होंने किया। अल्टीमेटली जनता को गवर्नेंस चाहिए, अल्टीमेटली जनता को डिलीवरी चाहिए। आप 5 किलो अनाज से 82 करोड़ लोगों को कब तक मूर्ख बना सकते हैं, और कितनों को बना सकते हैं? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव है 2 साल के बाद, बिहार में अगले साल चुनाव है, इस साल जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव है। मोदी जी की स्लेट खाली है, बिल्कुल खाली स्लेट है। महाराष्ट्र के अंदर आपने लोकसभा में चुनाव का परिणाम देख लिया बीजेपी का, हरियाणा के अंदर देख लिया, दे आर कमिंग डाउन। कश्मीर में वो चुनाव ही नहीं लड़ पाए, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई। तो ये है मोदी जी का स्कोर कार्ड। जब आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो आप खड़े कहां पर होंगे? पूरे देश में कश्मीर के नाम पर वोट मांगे, और कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर कैंडिडेट नहीं खड़े किए। ये है आपका। तो ये कहीं ना, अच्छा, कल आपने देखा वो अग्निवीर वाले मसले पे एक भाजपाई चैनल पे जिस तरीके से वो पंजाब के अंदर लोगों ने घेरा उस रिपोर्टर को, ये शुरुआत है। ये मान के चलिएगा कि जो अग्निवीर शहीद थे उनके पिताजी क्या कह रहे हैं कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, और वो कैसे मिसअप्रोप्रिएट कर रहे थे। तो इस बार शामत केवल मोदी जी की नहीं है, मोदी जी के जितने भी ये अंग है ना, ये मीडिया, ये तमाम सारी चीजें जिनको उन्होंने अपना अघोषित अलाई बना रखा है, वो एजेंसीज भी इस बार वो नहीं कर पाएंगी जो वो गदर उन्होंने 10 साल से मचाया है। तो ये सारी की सारी चीजें मोदी जी के लिए एक खास तरह की चुनौती लेके आएगी, और उसका अगर कोई सॉल्यूशन है बुशरा जी, आप सहमत होंगी, उसका सॉल्यूशन है जी। आप अपनी कार्यशैली बदलिए, आप अपना नैरेटिव बदलिए। अब मोदी जी के पास नैरेटिव है ही नहीं, कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक कपड़ों से पहचानेंगे, कब तक वो आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, कब तक आपके गहने मंगलसूत्र चुरा लेंगे? ये बकवास बहुत हो चुकी है। अब आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा। हरियाणा की बात आप करें, विधानसभा चुनाव की, आने वाला है चुनाव 3 महीने के अंदर। मनोहर लाल पूरी बीजेपी को निपटा करके दिल्ली में जाके बैठ गए। नायब सिंह सैनी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है।
अब उन्होंने सरपंचों को डीसी और एसपी के सामने बिठा दिए, साथ साथ में कुर्सी डाल के। बड़ी अच्छी बात है, सम्मान होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का। लेकिन वो 10 साल में क्यों नहीं हुआ? अब क्यों हो रहा है? क्योंकि गांव में घुसने की अनुमति नहीं मिली लोकसभा में, तो गांव में घुसने का रास्ता तलाश रहे। तो जो पार्टी, आपको पता है हरियाणा जैसा प्रदेश या बाकी हिंदुस्तान, 65% आबादी गांव में रहती है। गांव का जो हालात है पूरे के पूरे, गरीबी, बेरोजगारी और सारी चीजें, महंगाई, उसको कैसे सामना करोगे? कब तक आप हिंदुत्व की वो करेंगे? राहुल गांधी ने हिंदुत्व की परिभाषा बदल दी। उन्होंने क्या कहा कि हिंदू तो कभी हिंसा करता ही नहीं, हिंदू तो कभी झूठ ही नहीं बोलता, और मोदी जी को इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो ही वॉज जी। ट्रूली एक्सपोज बिफोर द पार्लियामेंट, बिफोर द कंट्री। अब मोदी हुँ, जी को संभलना पड़ेगा। उनके जो भी भाषण राइटर हैं, जो भी उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो भी उनकी टीम है, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये जनता इस बार हिसाब मांगेगी। और हिसाब मांगने का कार्यक्रम 3 महीने के अंदर 4 राज्यों से शुरू हो रहा है। उसके बाद दिल्ली का चुनाव है, फिर बिहार का चुनाव है। और आपको पता है नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार का चुनाव जल्दी हो जाए, हरियाणा के साथ हो जाए, क्योंकि उनको पता है ये उनको निपटाएंगे वहां पर। उनकी आवाजें भी आने लगी हैं बिहार से कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव हो। तो ये ऐसी चुनौतियां हैं बुशरा जी, जो मोदी जी केवल लफाजी से और आयरन हैंड से नहीं कर सकते। आप एजेंसियों के बिल्कुल। जरिए किसको, नीतीश कुमार का क्या कर लोगे? आप इज लाइक बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं हुँ, जा हुँ, सकते हो। तो अल्टीमेटली डिलीवरी पे आना पड़ेगा, और डिलीवरी के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मोदी का कोई विजन ना कभी था ना है। उनको तो झूठ, फरेब, विभाजन, हिंदुत्व, ये सारी चीजों के सहारे सत्ता हासिल हथियानी आती है, और उसके सहारे हाकनी आती है। अब ये देखना बड़ा हुँ, चुनौतीपूर्ण है कि बदले हुए हालात, बदले हुए विपक्ष के नंबर, और हाइपर एक्टिव राहुल गांधी, आप कल्पना कर सकते हैं जिस तरीके से वो आज वहां पहुंचे, लोगों से मिले। कभी मोदी जी। सोच सकते हैं, कभी आपने मोदी को किसी गरीब आदमी के साथ देखा है क्या? तो ये नैरेटिव बदलेगा यहां से। और मोदी जी की जो हुँ, ये रईसों के साथ जो फोटो ऑप्स है, दे आर गोइंग टू प्रूव हिम वेरी डियर। आप इस बात को नोट करके रखिएगा। अन्य शिष्टाचार है लोकतंत्र के अंदर कि आप कौन किसको अपनी शादी में बुलाए, कौन किसको नहीं बुलाए। लेकिन मोदी का जो नया भारत है, उसमें यह भी दुर्भाग्य से एक खबर बन गई कि वो वहां पर गए, हुँ, कार्ड देने गए। उसके कारण है, वैसे नहीं है वो सवाल बड़ा वाजिब है। अंबानी के 2 बच्चों की पहले भी शादी हुई है, अटल इनके मोदी जी के कार्यकाल में, तब तो वो ये फोटो ऑप नहीं आई सोनिया गांधी के यहाँ। हुँ, और लिख के चलिए, मान के चलिए कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता ना हुए होते, या कांग्रेस की 99 सीटें ना हुई होती, तो इस बार भी मुकेश अंबानी कार्ड देने नहीं जाते। दूसरा, मुकेश अंबानी एक विशुद्ध व्यापारी व्यक्ति है, उनको किसी से कोई लेना देना लंबा चौड़ा है नहीं। देखिए अडानी तो 100% केयर ऑफ मोदी जी है। हालांकि राहुल गांधी का, जो मुझे अंदरूनी सूत्रों से पता चला, कि अडानी बहुत डेस्परेट है पिछले 3-4 साल से राहुल गांधी से अपनी पटरी बिठाने को। लेकिन राहुल गांधी उनसे किसी भी सूरत में मिलने को तैयार नहीं है। ये ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कई बार बताया है। हालत यह है कि विदेश में भी मिलने की कोशिश की उनसे, और राहुल गांधी इतने नाराज हुए कि अपने कार्यक्रम भी छोड़ दिए उन्होंने। तो इसकी बिटवीन दी लाइंस देखिए आप क्या है। नरेंद्र मोदी किसी पर भी भरोसा नहीं करते। जब इस चुनाव के अंदर आपने देखा हुआ प्रचार में, पूरा अपोजिशन तो अडानी अंबानी की सरकार कह रहा है, और मोदी जी ने एकदम क्या पलटी मारी कि अडानी और अंबानी से कितना काला धन मिला है, बोरों में भर के टेम्पो के जरिए। ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं थी। जो व्यक्ति हुँ, उनको 100% स्पॉन्सर कर रहे हैं पहले दिन से, जो उनको प्रधानमंत्री पद का प्रोजेक्ट करके लाए, जिन्होंने उनकी मार्केटिंग का ठेका आज भी लिया हुआ है, जो सुबह से शाम तक उनका कीर्तन करते हैं अपने चैनलों के माध्यम से, जो उनकी कंप्लीट फाइनेंसिंग करते हैं अडानी और अंबानी, उनके ऊपर मोदी ने भरोसा नहीं किया और उनका नाम लेकर के कहा। और मोदी ये भी भूल गए कि देश की जनता ये पूछेगी उनसे कि साहब अगर वो पैसे काला धन भेज रहे थे तो वो उनके पास आया कहां से? नोटबंदी में तो काला धन खत्म हो गया था, वो पैसे आए कहां से? और अगर मोदी जी को ये पता है कि काला धन गया है टेम्पो में, बोरों में भर के, तो आपने पकड़वाया क्यों नहीं? राजीव कुमार क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? ईडी क्या कर रही थी? लेकिन इस देश में वो नैरेटिव तो, क्योंकि चैनल भी उन्हीं के और सारी चीजें वो। और आपको याद होगा जब मोदी जी ने ये ऐतिहासिक भाषण दिया था, उस टाइम उन्हीं के चैनलों पे, अडानी अंबानी के चैनलों पे वो भाषण लाइव चल रहा था, जब उसमें अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा था कि बोरों में भर के, याद होगा आपको। तो जी, अब जी। क्या है कि अंबानी अगर देश के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक कहें आप उनको, तो गलत नहीं होगा।
वो चुनाव से बाद उनके चैनलों की भी स्थिति, उनके मीडिया हाउसेस की भी हल्का सा थोड़ा सा दिखाना शुरू किया है कांग्रेस को, चाहे वो पर से ही किया हो, फॉर द सेक ऑफ इट। लेकिन बैलेंस तो उनको ही बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली धंधा करना है अगर आपको, तो देश में सौहार्द तो चाहिए ना, शांति तो चाहिए ना, विकास का रास्ता तो चाहिए ना, खुशहाली तो चाहिए ना। एक वर्टिकली डिवाइडेड देश में तो ये सब नहीं हो सकता। तो अंबानी पहली बार सार्वजनिक तौर पर इन 10 सालों के बाद सोनिया गांधी के यहाँ जाते हैं, ये बेमायने नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से पिछले 10 साल में अदानी मल्टीपल्स में बढ़ते गए और अंबानी उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़े, ये सच बात है, रिकॉर्ड की बात है। मोदी के टाइम में जो वर्थ अडानी का बढ़ा है विजे विज अंबानी का बढ़ा है, तो उसका कोई फिगर्स की तुलना नहीं कर सकते आप। दैट इज फार मोर, क्योंकि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने एयरपोर्ट पोर्ट्स और ये सारा आप देखती है, जो कुछ भी दिया है, रोड्स भी दे दिए, हाईवेज, जो कुछ चाहिए अडानी जी ले जाए, कोई समस्या नहीं। तो अंबानी के मन में वो कहीं टीस भी है। प्लस ये सब करके वो अपनी भी बैलेंसिंग कर रहे हैं, फेस सेविंग ग्रेस भी है कि देखिए मैं तो बुलाने आया। हालांकि सवाल ये भी उठेगा, 2 बच्चों की शादी पहले भी हुई थी, तब कहा थे आप? तब इसलिए नहीं आए थे कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं थे या सोनिया गांधी विपक्ष की नेता नहीं थी। तो यहाँ पर कोई भी चीज होती है वो क्या बेमायने नहीं होती। महाराष्ट्र में बदले हुए समीकरण, क्या वो भी इसकी एक वजह आप मान रहे हैं? और ये लग रहा है साफ तौर पे कि आने वाले चुनाव में भी महाराष्ट्र में सत्ता बदलने जा रही है। ये साफ तौर पर, ये बिल्कुल, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं, बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोकसभा में करारी हार और आने वाले विधानसभा में बदले हुए समीकरण। निश्चित तौर पे पुष्पराज, यू हैव हिट द नेल। और यही कारण है, अडानी और अंबानी के अगर कोई सबसे मेजर स्टेक्स है तो वो महाराष्ट्र के अंदर है, तमाम कारणों के चलते। मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है, और वहां का जो कमांड एंड कंट्रोल, जिस तरीके से आपको पता है कि कितना, जब सरकार गिराई गई अपने उद्धव ठाकरे की, तो क्या क्या खर्चा हुआ होगा, कितने कितने पैसे दिए गए। ओपनली कहा ना उद्धव ठाकरे ने, तो कुछ छुपाया नहीं, नाम लेके कहा उन्होंने तो कि कैसे क्या किसने किया है। देखिए झारखंड में, उड़ीसा में वो अलग कारण है, वहां मिनरल्स हैं, वहां माइनिंग करनी है अडानी को, वहां उनके तमाम उस तरह के इंटरेस्ट है। बॉम्बे देश की कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल, तो वहां पर दोनों के अपने बहुत मेजर स्टेक्स हैं इन ए यूनिक वे। और जो लोकसभा का चुनाव आया है, अगर विजय विज उसको असेंबली जोड़े तो बीजेपी का तो नाम लेवा भी नहीं बचेगा वहां। वही स्थिति वहां पर है जो हरियाणा में, जो हरियाणा में होने वाली इस बार, या जो जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर घाटी में होने वाली स्थिति है। तो अंबानी वैसे नहीं आए, बिना मतलब के नहीं आए हैं, बेमायने नहीं है मुलाकात। और वो समोसे तो एक बहाना है, बातचीत तो कुछ और है। और वो बातचीत क्या है कि साहब जो पिछली गई बीती उसको भूल जाइए, जो पहले व्यवहार था वो रहेगा, और कोई ऐसी बात आप पर्सनलाइज मत, क्योंकि राहुल गांधी तो किसी सूरत में लिख के रखिए अंबानी और अडानी से नहीं मिलेंगे, जो उनके तेवर और तल्ख तेवर जिस तरीके के। और फिर जो बीजेपी ने जो खासतौर पे ये भी कहा, आपको याद होगा चुनाव में, कि अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया, जबकि वो हर भाषण में एवरेज 4 बार नाम लेते थे। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं उनको प्रवोक कर रही थी। तो ये सारे जो हालात हैं, इस देश के जो उद्योगपति है ना, जो आपने जिक्र किया इंट्रोडक्शन में और पिछले सेगमेंट में, आपने कहा चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, वो पॉलिटिकल लोग हैं। जो ये व्यापारी हैं, ये उनसे बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं, ये स्थितियों को ज्यादा करीबी से परखते हैं, ये नाड़ी के वैद होते हैं, देश की पल्स को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। मजबूरी में उनको कुछ भी करना पड़े, उनको गलत एग्जिट पोल दिखाने पड़े, उनको स्पॉन्सर्ड ओपिनियन पोल दिखाने पड़े, उनको धक्के से मोदी का कीर्तन करना पड़े, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक मॉडल है, विज्ञापन चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली तो देश के यथार्थ का धरातल उनको भी दिख रहा है कि मोदी कितनी खोखली जमीन पर खड़े हैं। अंबानी को भी ये पता है कि अगर एजेंसीज ना होती, चुनाव आयोग ना होता, इतना बेतहाशा धन ना होता, तो भाजपा का इसी चुनाव में क्या असर होता, अंबानी से ज्यादा कौन जानता है इस बात को। तो वो सारी, अच्छा विधानसभा के चुनाव जब आएंगे तो वो सारी चीजें दिल्ली की चुनौतियां हैं। तो अंबानी ने ये बढ़िया मौका चुना है मोदी पे भी प्रेशर डालने का, एक तरीके से इनडायरेक्टली अडानी को भी आईना दिखाने का, क्योंकि वो तो जा ही सकते हैं, अडानी नहीं घुस सकते 10 जनपद में, ये भी मान के चलिए। तो वो भी एक खास तरह की अदावत वहां पे है। तो अंबानी ने अपना जो पुराने जो रिश्ते थे उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। और अब एक देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि गांधी परिवार उनके बेटे की शादी में जाता है या नहीं। एक जाता है तो कौन जाता है, और नहीं जाएगा तो भी मतलब है। राहुल तो नहीं जाएंगे, ये तो निश्चित मानिए आप। सोनिया गांधी वैसे नहीं जाती, तो क्या प्रियंका जाएंगी, और नहीं जाएंगी तो उसके मायने क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें बिना मतलब के नहीं, इनके बहुत गहरे मायने हैं। देश देख रहा है, पूरा मीडिया का जो इकोसिस्टम है वो देख रहा है,
और देख मोदी भी रहे हैं, लेकिन मोदी चाह करके भी बहुत सारी चीजों में कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने एक लूज बात बिल्कुल। कही कि बोरों में पैसे उनमें भर के गए, कितने पैसे दिए और दिए। अगर कोई भी इज्जतदार उद्योगपति होता तो ही शुड हैव शॉट बैक कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप वो चुनौती देता हुँ, उनको। लेकिन हमारे यहाँ तो वो संस्कृति है नहीं, तो तब तो चुप रह गए। लेकिन आज सोनिया गांधी से कल मिलने का, 1 घंटा बैठने का, समोसे तो एक बहाना है, कहानी कुछ और है। और वो कहानी यही है कि लेट अस मूव टुगेदर द वे यू वी यूज टू बी। और वो अडानी बिल्कुल, को भी एक आईना बिल्कुल। दिखाने का काम किया है, और हुँ। मोदी को भी एक मैसेज देने का काम किया है इनडायरेक्टली। जी, बिल्कुल। बहुत सही आपने विश्लेषण किया, ये साफ़ तौर पर ये ऐसे ही नहीं था। ये कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, इसके बहुत सारे मायने थे और एक पूरा एक मैसेजिंग जो है, वो मुकेश अंबानी की तरफ से दी गई है। मेरा सवाल आपसे राकेश जी, कि क्या आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, जो अभी इस साल होने जा रहे हैं 4 राज्यों के, और उन चारों राज्यों में ये साफ़ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में है। उसके रिजल्ट क्या बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी की तकदीर, एनडीए की तस्वीर बहुत कुछ बदलेगी क्या? आपको लगता है इन 4 राज्यों के रिजल्ट के बाद, जिसका इंतज़ार शायद इंडिया गठबंधन भी बहुत बेसब्री से कर रहा है?